गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 8 से विज्ञान विषय का तीसरा पार्ट, संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। हम सबसे पहले बात करते हैं रेशा। रेशा किसे कहते हैं? बहुत महीन व पतले तंतुओं को रेशा कहते हैं। आपने कभी अगर कोई भी पदार्थ, अगर जैसे कोई वस्त्र या कोई रस्सी अगर देखी है, जो कि आपने अवश्य देखी होगी, उसमें अगर आप देखेंगे तो वह धागों जैसी संरचनाओं से मिल करके बना हुआ है। अगर हम उस धागे को फिर और अगर अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो उनके भीतर भी और पतली लड़ियाँ सी दिखाई देती हैं। इन पतली लड़ियों को या तंतुओं को हम रेशा कहते हैं। रेशा प्राकृतिक या कृत्रिम दो प्रकार का होता है। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये देखिए, किसी भी कपड़े या रस्सी जैसी किसी संरचना में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें इस तरह से बिल्कुल महीन तंतु या लड़ियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें हम रेशा कहते हैं। अपने पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ मूल बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुलक की। बहुलक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं, जिनका आणविक भार बहुत अधिक होता है, उन्हें बहुलक कहते हैं। बहु का अर्थ है अनेक और लक का अर्थ होता है इकाइयाँ। जैसे आपने हिंदी के विषय में पढ़ा, एक वचन बहुवचन, बहु यानी अनेक। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहा जाता है और पॉलीमर शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाइयाँ। अर्थात एक कोई ऐसी वस्तु, एक कोई ऐसा पदार्थ जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना हो, उसे बहुलक कहते हैं। अब हम बात करते हैं एकल इकाई की। वे छोटी छोटी इकाइयाँ जो आपस में मिलकर एक बहुलक का निर्माण करती हैं, उन्हें एकल इकाई कहते हैं। जैसे सेलुलोज आपने जो कपास का पौधा है उससे मिलने वाला जो फल है, उसमें से जो एक रेशा निकलता है वह सेलुलोज होता है और उसकी एकल इकाई जो है वह ग्लूकोज है। चलिए, बहुलक और एकल को हम समझने के लिए चित्र से आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो इस चित्र में आप छोटे छोटे ये काले गोले जो देख रहे हैं, हम मान लेते हैं कि ये मोनोमर इकाइयाँ हैं, यानी एकल इकाइयाँ हैं। बीच में ये एकल इकाइयाँ मिल करके ऐसी संरचनाएं बनाती हैं जिसमें दो या दो से अधिक एकल इकाइयाँ मिलती हैं, जिसे हम ओलिगोमर बोलते हैं। और ये जो बीच की ऐसी इकाइयाँ जिसमें दो या दो से अधिक एकल इकाइयाँ मिलती हैं, ये फिर वापस मिल करके एक दूसरे से एक बहुत लंबी श्रृंखला बनाती हैं, जिसमें एकल इकाइयाँ तो वही हैं और इस प्रकार एक लंबी श्रृंखला में अनेक एकल इकाइयाँ होने की वजह से इसका जो आणविक भार है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस अंतिम यहाँ जो अंतिम चरण पर जो बना है, इसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, यह एक एकल इकाई है और यह इसका बहुलक है, यानी पॉलीमर। अंग्रेजी में हम इसको एकल इकाई को मोनोमर कहते हैं और हम इसे बहुलक को पॉलीमर कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक रेशा या तंतु किसे कहते हैं। जो रेशा में प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है, उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। यानी जो प्रकृति में स्वयं बनता है, या तो पेड़ पौधों पर उगता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, या किसी जंतु से। यहाँ पे उदाहरण में हमने लिया है कपास, पटसन, रेशम और ऊन। कपास और पटसन ये पादप रेशे हैं, यानी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। कपास के पौधे से हमें कपास मिलती है, पटसन के तने से हमें पटसन प्राप्त होती है, रेशम के कीड़े से रेशम, और भेड़, बकरी, ऊँट आदि से हमें ऊन प्राप्त होती है। प्राकृतिक रेशों की अगर हम गुण धर्मों की बात करते हैं तो प्राकृतिक रेशे कम मजबूत होते हैं, इसलिए प्राकृतिक रेशों से बने हुए कपड़े कम टिकाऊ होते हैं और ये जल्दी ही फट जाते हैं। दूसरा गुण यह है कि जो प्राकृतिक रेशे हैं वो बहुत अधिक पानी सोखते हैं, जिसके कारण प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े धोने के पश्चात जल्दी नहीं सूखते। तीसरा गुण है कि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं उनसे बने हुए कपड़ों में शलभ नाम के जो कीड़े होते हैं, वह साधारण रसायनों के प्रभाव से, या वह जो साधारण रसायन हैं जैसे डिटर्जेंट्स जिसको हम बोलते हैं, उनके प्रभाव से भी इनका रंग चला जाता है, या इनके जो संरचना वो कमज़ोर हो जाती है और ये खराब हो जाते हैं। तो ये एक विडंबना की बात है
विडंबना यह है कि प्राकृतिक रेशे जो अधिक मूल्य पर उपलब्ध होते हैं लेकिन ये बहुत कम चलते हैं, इनका जो टिकाऊपन है वह कम है। अगर हम बात करें तीसरे बिंदु की, हमने बात की थी कपड़ों को कीटों के द्वारा खाना। कभी कभी हम देखते हैं कि हमने अपने वस्त्रों को अच्छे से संभाल के रखा होता है, लेकिन बाद में कुछ इस तरह की संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, हमें ज्ञात नहीं होता कि यह किस तरह से हुआ। यह इस प्रकार के कुछ जो सलब नाम के कुछ जीवाणु कीड़े होते हैं, ये आपको अपने वस्त्रों में दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल महीन होते हैं और ये धीरे धीरे वस्त्रों को काटते हुए कुतरते हुए इस प्रकार के छेद इनमें कर देते हैं। हम बात करते हैं संश्लिष्ट रेशों की। ऐसे रेशे जिन्हें मनुष्य रसायनों के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाता है उन्हें संश्लिष्ट रेशे कहते हैं। संश्लिष्ट रेशे यानी मानव के द्वारा निर्मित, यानी इनको हम कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं, जिनको मानव स्वयं बनाता है किन्हीं रसायनों की मदद से। हमारे पाठ्यक्रम में जो उदाहरण दिए गए हैं वो हैं रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और प्लास्टिक। जितने भी संश्लिष्ट रेशे हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो अधिकतर जो संश्लिष्ट रेशे हैं वो पेट्रो रसायनों से बनते हैं। पेट्रो रसायन का अर्थात होता है जो पेट्रोलियम है, वह जो कच्चा तेल जिसका शोधन करने पर हमें पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त होता है, उन्हीं के कुछ विभिन्न रूपों से हमें ये कृत्रिम रेशे भी प्राप्त होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे रेशे की, जो हमारे विषय में पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, वह है रेयान। रेयान क्या है और इसे कृत्रिम रेशम क्यों कहते हैं? अगर हम कहते हैं रेशम तो क्यों? रेयान रेशम के समान गुणों वाला रेशा होता है। इसको काष्ठक लुगदी के रासायनिक उपचार के द्वारा विकसित किया जाता है, इसीलिए रेयान को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। क्योंकि देखिए यह एक इस तरह से है कि ये एक बीच की कड़ी है, ना तो ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक है जो और ना ही ये पूर्ण रूप से संश्लिष्ट है। यानी काष्ठक लुगदी यानी पौधों के काष्ठ यानी काट लकड़ी से बनाया गया है। पौधों में जो सेलुलोज होता है उससे इसका निर्माण किया गया, लेकिन उसको रसायनों के द्वारा उपचारित किया गया, उसके बाद इसका हमें यह विकसित हुआ। तो इसलिए ये ना तो प्राकृतिक ना पूर्ण रूप से संश्लिष्ट है। क्योंकि रेयान जो है उसका जो रेशा है उसके गुण धर्म ज़्यादातर कृत्रिम रेशम के जैसे मिलते जुलते हैं, रेशम के समान प्रतीत होते हैं, इसीलिए हम इसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं रेयान के उपयोग की, तो रेयान का उपयोग यहाँ किया जाता है। रेयान का कपास के साथ मिलाकर के उसकी बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं और रेयान को ऊन के साथ मिलाकर उसके गलीचे या कालीन बनाई जाती हैं। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये रेयान को कपास के साथ मिला करके बनाई गई बेडशीट हैं और ये हमारा कालीन है। जब रेयान को ऊन के साथ मिलाया जाता है तो इस प्रकार की कालीन बनती है। अगला जो रेशा है वो हमारा नायलॉन है। नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है, अर्थात मानव निर्मित है। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। अगर हम वास्तविक इसके रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो रासायनिक रूप से यह एडिपिक अम्ल और एक्सा मिथाइलिन डाइअमीन के द्वारा बनता है। यानी इसकी जो एकल इकाइयाँ हैं, जो मैंने अभी पीछे आपको चित्र में वो गोल काली संरचनाएं दिखाई थी, इसमें दो प्रकार की संरचनाएं थी। ये हम मान लीजिए ए और बी, ये दो इकाइयाँ हैं और ये मिल करके ए बी इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो ये जो नाम है इसका नायलॉन, इसको बोलते हैं NYLON नायलॉन। इसका यह नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक जानकारी है। क्योंकि अगर हम इसे में देख पा रहे हैं तो ये देखिए NY से एक बड़े शहर न्यूयॉर्क का नाम, न्यूयॉर्क, और LON से लंदन। क्योंकि ये जब बना था तो सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन में इसका प्रचलन हुआ था, इसीलिए इस रेशे का नाम नायलॉन रख दिया गया। अगर हम नायलॉन के गुण धर्मों की बात करते हैं तो ये बहुत ही मजबूत, प्रत्यस्त, हल्का, चमकदार और मुलायम होता है। यह आसानी से धुल जाता है। आसानी से धुलने के कारण, यानी यह अगर मैला होता है, जब भी इस पर थोड़ा सा पानी लगा के साबुन लगाई जाती है, किसी पर मार्जक का प्रयोग किया जाता है, तो शीघ्र ही इसके अंदर से जो मैल हवा है निकल जाता है। इसमें सलवटें नहीं पड़ती। और इसकी अगर मजबूती की बात करते हैं तो यह इतना मजबूत है जितना कि इस्पात यानी स्टील के रेशे के समान यह भी
यह मजबूत होता है। जितना मोटा एक स्टील का एक तार लेंगे, अगर उतना ही मोटा अगर नायलॉन का तार लिया जाए तो दोनों की मजबूती जो है लगभग एक समान होती है। इसलिए नायलॉन का उपयोग है वह पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। देखिए पैराशूट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये एक चित्र में आप देख रही है। बहुत अधिक ऊंचाई से कूदने वाले जो व्यक्ति होते हैं इस तरह से या विमान में यात्रा करने वाले आपात स्थिति में अगर उनको कूदना पड़ता है तो पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर पहाड़ों पर पर्वतारोहण करने वाले जो पर्वतारोही हैं वह जिस रस्सी का इस्तेमाल करते हैं वह नायलॉन की बनी होती है। यह इसका उपयोग इस तरह से करना इस बात को सुनिश्चित करता है, वो आश्वस्त होते हैं, ये गारंटेड होते हैं उनके लिए, इट इज़ फॉर गारंटी कि ये जो है वह उन्हें किसी प्रकार से धोखा नहीं देगा। उनके नायलॉन के टिकाऊ, मजबूत और भरोसेमंद होने के कारण से इसका इस्तेमाल पैराशूट और पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो उपयोग होने वाली रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। अन्य जो इसके उपयोग हैं वह है जो जुराबे बनाने के लिए किया जाता है, तंबू बनाने के लिए किया जाता है, दांत साफ करने के ब्रश जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कार की सीट, स्लीपिंग बैग्स, पर्दे आदि बनाने के लिए भी नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले बहुलक की। अगला बहुलक है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? यह भी एक संश्लिष्ट रेशा है जो अनेक एस्टर इकाइयों से मिलकर बना है। यानी अगर हम इसमें एकल इकाइयों की बात करते हैं तो इसमें एकल इकाई क्या है? एस्टर। एस्टर पॉली, अभी हमने पीछे बात की थी, जब पॉली का मतलब कहता है अनेक, मैनी, बहुत सारी एस्टर इकाइयाँ जब मिलती हैं तो पॉलिस्टर का निर्माण होता है। इससे यह भी नायलॉन की तरह एक हल्का, प्रत्यस्थ, टिकाऊ, मजबूत और चिकना कपड़ा है, चिकना रेशा है। इससे बने कपड़ों में भी सलवटें नहीं पड़ती है, यह सपाट रहता है और नायलॉन की तरह यह भी बहुत आसानी से धुल जाता है। इसके रेशे बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन इसके रेशे उतने मजबूत नहीं होते जितने नायलॉन के होते हैं। पॉलिस्टर से बने हुए वस्त्र टिकाऊ होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, और क्योंकि ये कम पानी सोखते हैं। हमने पीछे बात की थी कि जो प्राकृतिक रेशों से बने हुए कपड़े होते हैं वो अधिक पानी सोखते हैं। एक उदाहरण के हिसाब दृष्टि से अगर मैं आपको एक क्रियाकलाप करने के लिए कहूँ तो आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। एक तरफ आप एक कपड़ा ले लीजिए जो सूती कपड़ा है, एक तरफ आप कपड़ा ले लीजिए नायलॉन या पॉलिस्टर का या किसी भी संश्लिष्ट रेशे से बना हुआ है। अगर आप दोनों को भिगोएंगे, दोनों को अलग अलग बिकरों में ले लीजिए, दोनों बिकरों में समान पानी डालिए और दोनों बिकरों में समान आकार का टुकड़ा डालिए। अंतर सिर्फ ये रहेगा कि एक कपड़ा प्राकृतिक रेशे या जैसे कॉटन से बना हुआ होगा तो दूसरा किसी संश्लिष्ट रेशे जैसे नायलॉन या पॉलिस्टर से बना होगा। जब इन कपड़ों को आप इन बीकर में डुबोएंगे, डुबोने के बाद इनको बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे तो जिस बीकर में आपने कॉटन का यानी प्राकृतिक रेशे से बना हुआ कपड़ा डाला था उसके अंदर पानी का स्तर बहुत कम हो गया है, क्योंकि इस कपड़े ने अधिक पानी को अवशोषित किया है। और यदि आप बीकर में उस बीकर में जल के स्तर की बात करते हैं जिसमें हमने संश्लिष्ट रेशा डाला था, उसके पानी के स्तर में बहुत ही कम कमी आती है, क्योंकि संश्लिष्ट रेशों के द्वारा अवशोषित जल की मात्रा बहुत ही कम होती है। इस प्रकार से इस क्रियाकलाप को आप घर पे करके इस कही हुई बात को की पुष्टि भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं आगे पॉलीकोट की। पॉलीकोट क्या है? पॉलीकोट जैसा कि नाम आपको बता रहे हैं, पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉली से बनता है पॉलिस्टर और कोट का मतलब होता है कॉटन। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं पॉलीकोट एक पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। वर्तमान समय में कॉटन, शुद्ध कॉटन बहुत अधिक महंगा हो जाने के कारण से आजकल के जो वस्त्र हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए उपयोग में की जाने वाली साड़ियाँ और जो सूट हैं उनका निर्माण पॉलीकोट से किया जाता है। जिस प्रकार से इस चित्र में देख सकते हैं, पॉलिस्टर होने की वजह से इनमें बहुत अच्छी चमक आती है और कॉटन होने की वजह से इनको पहनने में सुविधा होती है। यानी इनका जो कपड़े का जो टेक्सचर है वह हमारे शरीर को बहुत शूट करता है, मतलब हमें अच्छा लगता है। स्पर्श में यह है अच्छा अनुभव देता है। अगर हम बात करते हैं आगे पॉलीवूल की, तो पॉलीवूल क्या है? जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। पॉली यानी पॉलिस्टर और वूल यानी ऊन। इसका उपयोग जो है वो कुछ आप जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं, ऊन के जैसे प्रतीत होने वाले ये कुछ ऐसे होते हैं जो हमें देखने में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे ऊन है, लेकिन ये
वास्तव में पॉली वूल होता है, अत्यधिक गर्म होते हैं ये रेशे। इनके ऊन के जैसे दिखने वाले जो वस्त्र हैं सर्दियों में जो हम इसका उपयोग करते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या कारण यह है कि मैंने जैसे पहले भी वीडियो के पहले भाग में बताया था आपको शुरू में प्रारंभिक इंट्रोडक्शन के समय पे कि जो प्राकृतिक रेशे हैं वो अत्यधिक महंगे होते हैं, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते, हैंडमेड होने के कारण से वो और भी अधिक कॉस्टली हो जाते हैं। इसलिए जो जो संश्लिष्ट रेशे हैं जो वो बड़े सस्ते भी होते हैं। इस कारण से अधिक जो आजकल प्रचलन में है वो कपड़ा संश्लिष्ट रेशों से बना हुआ है। देखने में भी अच्छे लगते हैं, चमक भी अच्छी होती है, मुलायम भी होते हैं। आगे हम बात करते हैं पी यानी पेट। पेट क्या है? यह भी एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है जिसका उपयोग पानी की बोतलें बनाने के लिए किया जाता है, फिल्म बनाने के लिए किया जाता है, तार बनाने के लिए किया जाता है। देखिए आप जिस प्रकार इस चित्र में देख पा रहे हैं ये पानी की पैकिंग की जाने वाली अलग आकृतियों की बोतलें हैं, लेकिन इन सब का पदार्थ एक ही है, पैट। अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम बात करते हैं पीईटी का क्या अर्थ होता है, तो पीईटी का अर्थ होता है पॉली इथाइलिन टेरीथैलेट, यानी पी से पॉली, ई से इथाइलिन, टी से टेरीथैलेट। अब अगला है हमारा एक्रेलिक। क्या है एक्रेलिक? यह भी एक संश्लिष्ट रेशा है जो देखने में ऊन जैसा प्रतीत होता है, और क्योंकि इसके जो गुण धर्म जो हैं बहुत अधिक ऊन के साथ समानता दिखाते हैं और छूने में भी यह ऊन जैसा अनुभव देता है, इसलिए हम इसे कृत्रिम ऊन भी कहते हैं। जिस प्रकार से आप ये वस्त्र देख रहे हैं आजकल इस तरह के प्रचलित वस्त्र हैं, ये एक्रेलिक के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिस्टर में। पॉलिस्टर के लिए एक रोचक जानकारी है भी, जो फलों के अंदर एक मधुर गंध जो होती है, जो एक बहुत अच्छी सुगंध होती है, फलों को सूंघने से हमें जो प्राप्त होती है, यह जो गंध है पौधों में, यह एस्टर नाम के एक रसायन की वजह से ही होती है। जो एस्टर एक बड़ी मीठी गंध देने वाला रसायन है जिससे हमें जो पके हुए फल जो हैं बड़े मादक प्रतीत होते हैं। अब हम बात करते हैं संश्लिष्ट रेशों के गुणधर्म। संश्लिष्ट रेशे बहुत अधिक मजबूत होते हैं, प्रत्यस्थ, हल्के, चमकदार, मुलायम होते हैं, सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं और इनको आसानी से धोया जा सकता है और पानी की खपत कम होती है और इनसे बने कपड़ों में सिलवट बहुत कम आती है। यही कारण है कि वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रचलन संश्लिष्ट रेशों का हो गया है। आसानी से उपलब्ध होते हैं क्योंकि सस्ते हैं, इनको बनाने की लागत कम है। तो हम अगर बात करते हैं इनके अवगुण क्या हैं, इनकी कमियां क्या हैं, तो संश्लिष्ट रेशे जो हैं वो ये बहुत जल्दी आंच पकड़ लेते हैं। इस कारण से अगर इनके बने हुए वस्त्र पहनकर रसोई में काम किया जाता है तो संभावना यह रहती है कि कभी दुर्घटना के कारण से अगर आग लग गई तो पहनने वाले के शरीर पर ये वस्त्र चिपक जाएंगे, जो कि अधिक पीड़ादायी और कष्टप्रद होगा। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि जब भी आप रसोई में काम करें तो आप किसी भी प्रकार से संश्लिष्ट वस्त्रों का उपयोग ना करें, और अगर आप संश्लिष्ट वस्त्र पहने हुए हैं तो उसके ऊपर आप एप्रन जो कि प्राकृतिक रेशे कॉटन आदि से बना हो का उपयोग अवश्य करें। रासायनिक प्रयोगशालाओं में भी जो काम करने वाले छात्र हैं, अध्यापक हैं या जो से अनुसंधान करता है, अगर वो भी संश्लिष्ट रेशों से बने वस्त्र पहनते हैं तो संभावना वहाँ पे भी रहती है। तो इसीलिए वहाँ पर भी रसायनों से बचने के साथ साथ वहाँ आग से कार्य करने होते हैं, काम लेना होता है, इसलिए वहाँ भी हम एप्रन जो बना होता है कॉटन से उसका इस्तेमाल करते हैं। अगले हम जब बात करते हैं संश्लिष्ट रेशों की जो दूसरी कमी है, अवगुण है, वह यह है कि जो जहाँ प्राकृतिक रेशे पसीने को सोख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मियों में एक वाष्पीकरण की क्रिया के कारण से ठंडक महसूस होती है, वहीं ये संश्लिष्ट रेशे हैं पसीना शरीर से सोखते नहीं, क्योंकि हमने अभी पीछे क्रियाकलाप भी बताया था कि ये बहुत कम पानी सोखते हैं। पसीना पानी का एक तरह से अधिकतर वो पानी का ही रूप है जिसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के बाहर निकले हैं अतिरिक्त उनके, तो ये कम पानी को सोखता है। इस प्रकार से ये पसीने को भी कम ही सोखता है। और दूसरी बात ये है, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि पैराशूट नीचे आता है या इसके छाते बनाए जाते हैं जो बरसात में इस्तेमाल होते हैं, तो इनके आर पार जो वायु है वो बहुत कम निकल पाती है। तो अगर आपने संश्लिष्ट रेशे पहने तो इनके आर पार वायु के गुजरने की संभावना बहुत कम होती है।
ये इनके बड़े दुर्गुण हैं। इसलिए ये सर्दियों के मौसम में तो पहनने में बड़े सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि ये हमारी ऊष्मा को शरीर से बाहर जाने को बहुत अच्छे से रोकते हैं। आगे हम बात करते हैं संश्लेष दोनों की अगर तुलना करें। आई थिंक कि इसको ज़्यादा मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी मैं बड़ी संक्षिप्त में बताता हूँ। प्राकृतिक रेशे जो होते हैं ये कम टिकाऊ होते हैं, कम मजबूत होते हैं, जल्दी फट जाते हैं, अधिक पानी सोखते हैं, और इनके ऊपर जो कीड़ों का प्रभाव जो होता है वो और रसायनों का प्रभाव जो होता है वो बहुत शीघ्र हो जाता है। विपरीत इसके जो संश्लेष रेशे हैं वो बहुत अधिक मजबूत होते हैं, बहुत कम पानी सोखते हैं, और ये बहुत टिकाऊ होते हैं, और इनके ऊपर रसायनों और कीड़ों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। जो संश्लिष्ट रेशे हैं उनके द्वारा बनाए गए वस्त्रों का जो रंग होते हैं वो लंबे समय तक स्थायी रहते हैं, जबकि जो कॉटन जैसे यानी कपास या प्राकृतिक अन्य रेशे जो हैं उनके द्वारा जो रंग आते हैं वस्त्रों के वो जल्दी ही हल्के पड़ जाते हैं। अगली बात करते हैं हम प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक भी एक संश्लिष्ट रेशा ही है जो एक बहुलक है। अगर इसमें दो प्रकार इसकी जो एकल इकाइयाँ होती हैं वो दो प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। इसी के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए चित्र ए जो ऊपर ये दिखाया गया है, वहाँ मैंने चित्र में आपको गोल आकृतियों से एकल इकाइयाँ दिखाई थी जिसको हमने मोनोमर बोला था। यहाँ मैं ये स्क्वायर ये जो रेक्टेंगुलर शेप से मैंने एकल इकाइयों को यहाँ दर्शाया है। ये एकल इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं सीधी एक ही रेखा में, इनको हम बोलते हैं रेखीय आबंध। यानी आबंध का होता है जोड़, यानी एक एकल इकाई दूसरी एकल इकाई से बिल्कुल सीधी जुड़ती है। और दूसरा हमने बताया त्रियक बंध, यानी इसमें जो एकल इकाइयाँ हैं वो आपस में इस प्रकार से जुड़ती हैं, मतलब चारों तरफ ये क्रॉस कर जाती हैं, क्रॉसबद्ध होती हैं, इसलिए हम इसको त्रिक बंध भी बोलते हैं। हम अगर इस हिसाब से हम देखते हैं, रेखीय और क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं होने के आधार पर हमने प्लास्टिक को दो भागों में बांटा है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हम बात करते हैं हम थर्मोप्लास्टिक की। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, विकृत यानी जिसकी आकृति बदल जाती है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट यानी ऊष्मा, गर्मी। जब हम इसको गर्म करते हैं ना तो इसकी आकृति बदल जाती है। आपने कई बार देखा होगा प्लम्बर को, जो आजकल के प्रचलन में बहुत अधिक जो पीवीसी के पाइप चले हुए हैं, जो अपनी सुविधा अनुसार उसको गर्म करके इसको मोड़ता है, बड़ी आसानी से मुड़ जाते हैं। इसके क्रियाकलाप आप घर पर भी करके देख सकते हैं। इसके मुड़ जाने का कारण क्या है कि जो इसकी एकल इकाइयाँ हैं वो रेखीय आबंध में होती हैं। रेखीय आबंध होने के कारण ये लचीले होते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे भी होते हैं, इसीलिए लचीले होने के कारण से ये अपनी आकृति को गर्म होने पर बदल लेते हैं और इनको बार बार गर्म करके नए आकार दिए जा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका पुनर्चक्रण भी हो सकता है। इसका थर्मोसेटिंग का जो उदाहरण है वो पॉलीथीन और पीवीसी है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंगियाँ और विभिन्न प्रकार के जो पात्र हैं उनका निर्माण करने के लिए किया जाता है। आप अगर इस चित्र में देखिए तो ये बहुत सारे पदार्थ हैं, रसोई में प्रयोग होने वाले बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल जो निर्माण है वो थर्मोप्लास्टिक के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करते हैं इस चित्र की तो इसमें दिखाई गई ये जो थैलियाँ ये पॉलीथीन ये पॉलीइथीन, यानी इसमें इथिन नाम की बहुत सारी इकाइयाँ मिली हुई हैं, उसका बहुलक है ये। तो यह भी एक थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण है। ये अन्य आपके चित्र में दिखाए गए हैं, डस्टबिन, ये जो अन्य वस्तुएं, ये सभी थर्मोप्लास्टिक की बनी हुई हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के प्लास्टिक की, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे थर्मो का मैंने अभी बताया, थर्मो यानी हीट यानी ऊष्मा। जब ऊष्मा दी जाती है, सेटिंग का मतलब होता है जमना। जिन प्लास्टिक को ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अगर हम कहें जैसा मैंने हाईलाइट किया गया है, जब इनको गर्म किया जाता है तो ये स्थायी रूप से एक दृढ़ प्लास्टिक पदार्थ में बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग को अगर हिंदी में बात करें तो इसको दृढ़ प्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि जब इनको गर्म किया जाता है तो ये स्थायी रूप से दृढ़ यानी कठोर एक पदार्थ में बदल जाते हैं, इसीलिए इनका यह नाम पड़ा। तो इनमें यह कठोर रूप ले लेना यह किस कारण से होता है? त्रिक बंध आबंध होने के कारण से। ये क्रिस क्रॉस
बॉन्डिंग होती है, ये बड़ी कक्षाओं का विषय है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक जो साधारण चेन में अगर एकल इकाइयाँ जुड़ती हैं तो वो बड़े लचीलेपन उनमें होता है, और अगर वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जुड़ती हैं तो वो एक बड़ी जटिल संरचना बनाती हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के गुण आते हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में देखने को मिलते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो बहुत प्रचलित उदाहरण है वो हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। हम बात करते हैं सबसे पहले बेकेलाइट की। बेकेलाइट क्या है? यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसीलिए इसका उपयोग कुकर के हत्थों और बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये सभी विद्युत के स्विच हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब स्पार्किंग के कारण से संभावना बनी रहती है कि स्विच का तापमान बढ़ जाए। अगर वो ऐसे प्लास्टिक के बने होते हैं जो थर्मोप्लास्टिक है तो वो पिघल सकते हैं, इसीलिए जो विद्युत केबल में कभी कभी प्रतिरोध के कारण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस कारण से तापमान बढ़ जाने के कारण इनके गलने का खतरा रहता है। इसलिए विद्युत के उपकरणों के जो भाग हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होने चाहिए, जैसे बैकलाइट। ये दूसरा क्योंकि उनके आर पार विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती, ये विद्युत के कुचालक है, इसीलिए इन दोनों गुणों होने के कारण से इनका उपयोग विद्युत के स्विच आदि बनाने के लिए किया जाता है। रसोई में खाना बनाने के जितने भी बर्तन हैं, जैसे केतली है, जैसे कुकर है, उनके तापमान उनका तापमान जब वो कोई पदार्थ पकने के लिए उनको रखा जाता है तो ज़्यादा लंबे समय तक आंच पर रखे रहने की वजह से वो बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं, जिनसे इनको उतारने और रखने में बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए इनके जो हत्थे होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए होते हैं। ऊष्मा के कुचालक होने के कारण से ये जो ऊष्मा को हमारे तक नहीं पहुंचने देते, इस कारण से इनका इस्तेमाल जो है स्विच आदि बनाने के लिए और खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे बनाने के लिए किया जाता है। आगे हम बात करते हैं मेलामाइन की। मेलामाइन यह भी एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक होता है, यानी आग इस पर कम असर करती है। यह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने में अधिक क्षमता रखता है। यानी जिस प्रकार अन्य जो प्लास्टिक हैं, पॉलीथीन बहुत शीघ्र आँच पकड़ लेता है, जल जाता है। उसके बाद बेकेलाइट की बात करते हैं तो ऊष्मा का कुचालक वह भी है, और अगर उसकी तुलना मेलामाइन से करते हैं तो मेलामाइन बेकेलाइट से और भी अधिक ऊष्मा का कुचालक है और ऊष्मा का प्रतिरोध भी करता है। यानी यह बहुत अधिक समय तक या बहुत अधिक देर तक है और ऊंचे तापमान तक अग्नि को सह सकता है, इसीलिए इसे अग्नि सह प्लास्टिक भी कहते हैं। इसका उपयोग फर्श की टाइल बनाने के लिए, रसोई के बर्तन, और ख़ास इसका उपयोग किया जाता है आग रोधी कपड़े बनाने के लिए। यानी जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं, कभी किसी स्थान पे किसी इमारत में जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है, जिसके लिए 102 नंबर फ़ोन नंबर है, जो कि अगर हम बात करते हैं तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ये आग बुझाने के लिए जो फायरमैन हैं। अगर आप इनकी वेशभूषा के ऊपर ध्यान करें तो एक विशेष प्रकार की वेशभूषा इन्होंने पहनी है। इनकी इस वेशभूषा में ये जो वस्त्र इन्होंने डाले हैं उनके ऊपर मेलामाइन की एक परत है जो बहुत अधिक देर तक इनके वस्त्रों को जलने से बचाती है, क्योंकि इनका कार्य क्या है, आग में से जो असुरक्षित व्यक्ति हैं या असुरक्षित जंतु हैं या पदार्थ उनको बाहर निकालना। तो इसलिए इस तरह के वस्त्रों का होना इनके लिए बहुत लाभदायक रहता है। अगली बात करते हैं, अगला जो बहुलक है, एक प्लास्टिक है, वह है टेफ्लॉन। यह एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग जो है भोजन पकाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं कि ये, अगर आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र के अंदर ये सभी वो बात है, नॉन स्टिकी वेयर्स इसको आज के दिन हम बोलते हैं। आपने सुना होगा रसोई में नॉन स्टिकी वेयर, नॉन स्टिकी मतलब जिस पे कुछ चिपके नहीं। अगर हम साधारण बात करते हैं, अगर हम बात करें लोहे के बने हुए तवे की, अगर आप उसके ऊपर कोई पदार्थ बनाते हैं या एक साधारण लोहे की कढ़ाई में अगर हम कुछ चीज़ पकाते हैं तो संभावना नहीं रहती है कि जो हमारा भोजन है उसके साथ चिपक जाए। लेकिन नॉन स्टिकी वेयर्स जो होते हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार से खाना पकाया जाता है तो वह भोजन उनके साथ चिपकता नहीं है। यह केवल इस टेफ्लॉन की विशिष्ट कोट के कारण ही संभव हो पाता है। और टेफ्लॉन का जो उपयोग होता है वह ओवन जो होता है, माइक्रोवेव ओवन जिसमें खाना गर्म किया जाता है,
या खाना पकाया जाता है उसके जो पात्र बनाए जाते हैं वह भी टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके साथ इस पर ऊष्मा का भी बहुत कम प्रभाव होता है और भोजन को पकाने के बाद इसके पर मतलब कोई विकृत नहीं हो पाता। इस कारण से टेफ्लॉन के बर्तन भी माइक्रोवेव का जो माइक्रोवेव ओवन के जो बर्तन हैं वो टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लास्टिक की मांग इतनी क्यों बढ़ रही है, प्लास्टिक की मांग में इस प्रकार से बढ़ोतरी क्यों रही है। प्लास्टिक के विशिष्ट गुणों के कारण, जैसे यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, अक्रियाशील है, यानी ये न तो जल के साथ क्रिया करता है न किसी अन्य रसायनों के साथ भी क्रिया करता है। इसीलिए और अधिक बात यह है कि ये अधिक तापमान को सहन करने की क्षमता इसमें होती है और धातुओं की तुलना में ये सस्ता होता है। इसलिए वर्तमान में इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसकी मांग में इस कदर बढ़ोतरी हो रही है कि हर दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तु में कहीं न कहीं प्लास्टिक अवश्य विद्यमान होता है। अगर हम आगे बात करते हैं, अगला हमारा विषय टॉपिक है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या आते हैं? जैव का मतलब जो जैविक सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जीव जिनमें जीवन है, प्राण है। निम्नीकरण है, निम्न का मतलब होता है अपघटन, निम्नीकरणीय जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाए, यानी जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, कागज़ और खाद्य पदार्थ। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, जिस प्रकार गोबर है, फलों के सब्जियों के छिलके हैं और पेड़ पौधों की टूटी पत्तियां हैं, वो कुछ समय के बाद सूक्ष्म जीवों के क्रिया करने के बाद खाद जैसे एक काले पदार्थ ह्यूमस में बदल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं निम्नीकरण। तो जो पदार्थ सड़ गल करके खाद में परिवर्तित हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। दूसरा आता है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं हो सकते, यानी जिनके ऊपर सूक्ष्म जीव अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, वो जैसे हैं यथावत बड़े रहते हैं लंबे समय तक, उन्हें अनिम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। और इनके उदाहरण हैं प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन आदि। आपने कभी देखा होगा कि अगर प्लास्टिक को कहीं प्लास्टिक की थैलियों को अगर खेत में या भूमि पर अगर ये गिरी हैं तो ये लंबे समय तक बनी रहती हैं। हम अब बात करते हैं जो निम्नीकरणीय अनिम्नीकरणीय पदार्थों के आधार पर जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं उनका हम जो डस्टबिन होते हैं उनके लिए डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरे प्रकार के होते हैं नीले डस्टबिन होते हैं, जिनका उपयोग बड़े जो जनरल वेस्ट हैं, ऐसी उपयोगी जो ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ है उनको हम अंग्रेजी में बायोडिग्रेडेबल भी बोलते हैं। और जो अपघटित नहीं हो सकते जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी कहते हैं। तो नीले जो हमारे डस्टबिन होते हैं उनमें हम उन वेस्ट को डालते हैं जो हानिकारक नहीं है लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी, जैसे कागज़, बचे हुए कागज़ के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, कप आदि। अगला तीसरे प्रकार का जो डस्टबिन होता है वो लाल रंग का होता है, जिसमें जैसे कि इसने लिखा हुआ है एजडस वेस्ट, यानी जो खतरनाक रसायन होते हैं उनके जो पात्र बचे जाते हैं, जिस प्रकार से पेंट की बोतलें, पेस्टिसाइड्स की बोतलें, कांच, टूटे हुए बल्ब, फ्यूज, CFL और आदि जो हानिकारक हैं, जिस प्रकार से जो और जैव अनिम्नीकरणीय भी हैं, जैव अनिम्नीकरणीय हैं और हमारे लिए घातक भी हैं, हानिकारक भी हैं, उनको हम लाल रंग के डस्टबिन में डालते हैं। और कुछ इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो जैव निम्नीकरणीय नहीं है किंतु वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है और उनको रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, उनको हम ऑरेंज यानी नारंगी रंग के डस्टबिन में डालते हैं, कूड़ादान में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की प्रकृति के अनुरूप हमारे जो कूड़ेदान होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, हरे रंग के, नीले रंग के, लाल रंग के और नारंगी रंग के। आगे हम बात करते हैं एक सारणी की। इस सारणी में आपको दिखाया गया है विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे सब्जी के छिलके, फल, बचा हुआ भोजन आदि। इनको अपघटित होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह, यानी ये अपघटित हो जाते हैं, इसलिए ये पदार्थों की प्रकृति है जैव निम्नीकरणीय है। कागज़ है, सूती कपड़ा है और लकड़ी है,
इनको भी हम देखें तो 10 से 30 दिन, 2 से 5 माह और 10 से 15 वर्ष में ये भी अपघटित हो जाते हैं। यानी ये भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। भले ही इन्हें समय लंबा लगता हो, जैसे लकड़ी को लंबा 15 वर्ष तक लग जाते हैं, लेकिन ये अपघटित हो जाती है। ऊनी वस्त्र हैं, इनको लगभग 1 वर्ष लगता है, ये जैव निम्नीकरणीय श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं टीन, एल्यूमिनियम और धातु के अन्य डब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ। अगर हम टीन, एल्यूमिनियम यानी धातुओं से बने हुए पात्रों की बात करते हैं तो उनको अपघटित होने में 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए हम इनको जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की श्रेणी में रखते हैं। इनके ऊपर श्रमजीवों का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरा आता है प्लास्टिक की थैलियाँ। प्लास्टिक को तो कई वर्ष लग जाते हैं, गणना भी नहीं दिखाई गई है यहाँ पे, 500 वर्ष क्या उससे भी ज़्यादा लग जाएंगे। तो इसीलिए इसको भी हमने जैव अनिम्नीकरणीय श्रेणी में रखा है। अगले हम बात करते हैं प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग करते समय में 4R सिद्धांत, 4R सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि ये 4R सिद्धांत क्या है। 4R का मतलब है, यहाँ R अंग्रेजी के अक्षर अल्फ़ाबेट R के से बने हुए 4 शब्द हैं। रिड्यूस, पहला है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज और तीसरा है रीसाइकिल और चौथा है रिकवर। रिड्यूस का अभिप्राय होता है कम इस्तेमाल कीजिए, यानी जो अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं जैसे प्लास्टिक है, इसका इस्तेमाल कम कीजिए, उपयोग ही कम कीजिए। दूसरा आता है पुनः उपयोग कीजिए। मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ इसकी इस्तेमाल की, बिना इसका इस्तेमाल किए हम रह नहीं सकते। जैसे हमने प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल किया, खाना या प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल किया बाज़ार से सामान लाने के लिए, तो हम अगर दूसरी बार जाते हैं तो हम उस प्लास्टिक के बैग का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रीयूज कहलाता है। अगला आता है रीसाइकिल। कभी कभी क्या होता है कि जिस प्रकार पानी की बोतलें होती हैं, ये अगर इनका पुनः इस्तेमाल किया जाए तो इनके अंदर संक्रमण के होने की संभावना रहती है। तो ये क्या किया है कि इनका पुनः इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पुनः इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि संक्रमण फैलने की संभावना नहीं होती जहाँ, या हमें मतलब ज़्यादा खतरा नहीं होता, होती है तो हमें खतरा ज़्यादा नहीं होता। लेकिन खाद्य पदार्थों की बोतलें आदि, इनको हम रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल हम पुनः चक्रण, यानी उनको ये अगर थर्मोप्लास्टिक के बने हुए थे तो पुनः गला करके उनका दोबारा उपयोग किया जाता है किन्हीं अन्य पदार्थों में। जैसे बोतल वगैरह जो खाने पीने के पदार्थों के हैं, उनको गला करके पुनः उनकी ऐसी वस्तुएं बनाई जाती हैं जो खाद्य पदार्थों की पैकिंग में इस्तेमाल नहीं होंगी। जैसे ब्रश वगैरह बना दिया, जैसे कुर्सियाँ बना दी। और अगला आता है चौथा जो है रिकवर। रिकवर का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से अगर यहाँ रिकवर का अभिप्राय है टू कन्वर्ट द वेस्ट इनटू रिसोर्सेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कंपोस्ट एंड फ्यूल। जैसे मतलब समझिए इसको, आपका कोई भी इसका पदार्थ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए उसको जला करके हम उसको हीट प्रोड्यूस करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसको जला करके जैसे उससे जो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर है वहाँ पर उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से जो यूज होता है इसको हम रिकवर बोलते हैं, टू कन्वर्ट द वेस्ट इनटू सम रिसोर्स। तो इस प्रकार से हमारे 4 सिद्धांत हैं, और ये 4 सिद्धांत जो हैं ये पूर्णतः पर्यावरण हितैषी हैं। अगर हम बात करते हैं कि जब प्लास्टिक हमारे लिए इतना हानिकारक है तो क्या हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है? क्या प्लास्टिक हमारे लिए एक अभिशाप है? तो मैं यह स्पष्ट कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक हमारे लिए एक वरदान है। बात विचित्र अवश्य लगती है। देखिए, प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है, किंतु शर्त यह है कि इसका उपयोग बुद्धि से किया जाए। हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचने की आवश्यकता कम है, और इसका उपयोग किस प्रकार सही प्रकार से करना है यह ध्यान देने की आवश्यकता अधिक है। अगर प्लास्टिक को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसका निपटारा अच्छे से किया जाए, तो ये हमारे लिए वरदान ही है। क्योंकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से प्लास्टिक का हर तरह के पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह पर्यावरण हितैषी ही है। किस प्रकार से पर्यावरण हितैषी है? बहुत सारा जो कागज़ है, पैकिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला कागज़, या अन्य जो कागज़ के थैलियों का इस्तेमाल करने के लिए अगर कागज़ का उत्पादन किया जाए तो बहुत अधिक वनों को काटना पड़ेगा।
प्लास्टिक को इस्तेमाल करने के कारण जो वन है हमारे उनका संरक्षण हो रहा है, जिसकी वजह से वनों के संरक्षण की वजह से वातावरण बहुत अधिक संरक्षित है। अगर यह बहुलक नहीं होता, जिस तरह से आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इनकी प्राकृतिक रेशों की मांग बढ़ती, तो वो वनों के लिए बहुत घातक सिद्ध होती। इसीलिए इस दृष्टिकोण से यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्लास्टिक का जो उपयोग है वह अगर सही तरीके से किया जाए तो प्लास्टिक एक वरदान है, इसके अतिरिक्त यह कुछ नहीं है। यदि इसके उपयोग में हम किसी प्रकार की कोताहली बरतते हैं तो यह हमारे लिए अभिशाप बनता है। तो ये प्लास्टिक का नहीं, हमारा स्वयं का दोष है। इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते समय हमें विवेकपूर्वक रहना चाहिए, हमें अपने विवेक को धारण करते हुए इसका उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस चित्र के। यहाँ इसको 4R सिद्धांत को एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ ये देखिए, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रिड्यूस। आगे हम बात करते हैं हमारे अभ्यास के प्रश्नों की। जल्दी इसको पूरा कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। कुछ संश्लिष्ट रेशे क्यों होते हैं, कुछ रेशे संश्लिष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि ये संश्लिष्ट करने पर ही अस्तित्व में आते हैं, प्राकृतिक रूप से इनका अस्तित्व नहीं होता, ये अपने आप तो बढ़ेंगे नहीं, इसलिए इनको बनाना पड़ता है। तो इसलिए कुछ रेशे जो होते हैं वो संश्लिष्ट होते हैं। सही चिन्हित कीजिए, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयान एक संश्लिष्ट रेशा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था, रेयान ना तो पूर्ण रूप से संश्लिष्ट, ना पूर्ण रूप से यह प्राकृतिक है, क्योंकि यह काष्ठक लुगदी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह पूर्ण संश्लिष्ट नहीं है। इसलिए दिए विकल्पों में यही उचित सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। क में दिया है संश्लिष्ट रेशे खालिस्तान अथवा खालिस्तान कहलाते हैं, यानी संश्लिष्ट रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण मानव करता है और ये प्रकृति में नहीं होते, इनको बनाया जाता है, इसलिए इनको कृत्रिम भी कहते हैं। ख है संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जिसे जो कहलाता है। मैंने बताया था संश्लेषित में पेट्रो रसायन, यानी अधिकतर जो संश्लिष्ट रेशे हैं वो पेट्रो रसायन से बनाए जाते हैं। ग है संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। जब हमने प्लास्टिक की परिभाषा की थी तो पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक एक बहुलक है। ये जो उत्तर इनके साथ में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, नायलॉन से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए। पैराशूट, पहाड़ पर चढ़ने की रस्सी। अगला है हमारा, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों का उपयोग किया जाता है। देखिए, खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल इसलिए प्लास्टिक का जो पैकिंग करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग इसलिए, क्योंकि प्लास्टिक सबसे बड़ा गुण ये है कि अभिक्रियाशील है। ये इंश्योर करता है कि हमारे भोजन के साथ यह क्रिया करके इसकी गुणवत्ता को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगा। ये मतलब भोजन में जो नमी और वायु जो होती है, क्योंकि भोजन में दोनों चीज़ होती है। पैकिंग वाले जो आपने देखे होंगे उनमें वायु भी भरी होती है, ठीक है, और उनके अंदर नमी होने की भी संभावना होती है। तो इसलिए ये अभिक्रियाशील है, सबसे पहला तो ये। दूसरा, ये हल्का होता है, पैकिंग में जब हमने उठाना है तो पैकिंग का भी वेट ना बढ़े, इसलिए। अगला, ये सस्ता होता है और लंबे समय तक चलता है, चिरस्थायी होता है। इन कारणों की वजह से प्लास्टिक का उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकिंग करने के लिए या उनका संचयन करने के लिए किया जाता है। आगे तक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में और थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो गर्म करने पर विकृत हो जाए, उसको बार बार उसके रूप को बदला जा सकता है, उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। थर्मो यानी हीट, गर्म करने पर जो विकृत हो जाए, जिसका रूप बदला जा सकता है। थर्मोसेटिंग यानी जिसको गर्म करने पर उसका जो एक दृढ़ पदार्थ बन जाए, वो स्थायी रूप से दृढ़ बन जाए, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में जो आबंध होते हैं वो रेखिक आबंध होते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो होते हैं वो त्रिकबंध आबंध होते हैं। अगला हम प्रश्न करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? डेगची कहते हैं। मैंने बताया था, एक तो ये तापदृढ़ है और दूसरे उष्मा के कुचालक, यानी अधिक ताप होने के बाद भी ये स्थिर रहते हैं, और डेगची के अंदर बहुत अधिक समय तक इसका इस्तेमाल होने के कारण से अत्यधिक उष्मा के कारण इसके गर्म होने की संभावना बहुत अधिक होती है, इसलिए इनके हत्थे जो है उष्मा के कुचालक और तापदृढ़ होने आवश्यक होते हैं। अगर हम बात करते हैं विद्युत फलकों की, वही कारण यही है, तापदृढ़ है ये, साथ में उष्मा और विद्युत के कुचालक भी है, जो मैं पीछे विस्तार से बताया है। अगला हम बात करते हैं, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं।
और कौन से पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते छाटिए। लाल रंग से दिया हुआ टेलीफोन के यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों से आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ। तो इनमें जो चक्र किए जा सकते हैं वो है हमारे प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लेने वाले थैले जिसको पॉलीथीन बोलते हैं, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के जो आवरण होते हैं और प्लास्टिक की जो कुर्सियाँ हैं, इनको हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। और जो रिसाइकल नहीं कर सकते वो है टेलीफोन यंत्र, जो कि हार्ड प्लास्टिक यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाते हैं, कुकर के हत्थे और जो विद्युत स्विच हैं इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। अगला है, कहता है कि राणा ने गर्मियों में कमीज ये सॉरी मिसप्रिंटेड है, कमीजें खरीदता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित। देखिए अभी मैंने बताया था राणा को गर्मियों में सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो संश्लेषित कमीजें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, वो पसीने को अवशोषित नहीं करती और दूसरा पसीना आने के बाद शरीर से चिपक जाती हैं और उनको क्योंकि उनके उनमें से वायु गुजरती नहीं है इसलिए अधिक पसीना आता है। तो इसके विपरीत जो सूती कमीजों के अंदर से हवा बाहर अंदर आ जा सकती है और वो पसीने को सोख लेती हैं, तो इसलिए वह अगर सूती कमीज खरीदे गर्मियों में तो उसके लिए अधिक लाभदायक है और उसके लिए कंफर्टेबल है। अगला है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारण होती है। यानी आप देखिए कोई भी जो प्लास्टिक की वस्तु है वो जल, वायु या किसी भी प्रकार के रसायन से भी क्रिया नहीं करती। बहुत सारे रसायनों की जो पैकिंग हो प्लास्टिक की बोतलों में ही की जाती है। बहुत जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो भी प्लास्टिक की बोतलें में आते हैं। ये यानी इससे ये सिद्ध होता है कि जो प्लास्टिक है वो उसकी जो प्रकृति हो संक्षारण नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं जो दांत साफ़ करने वाला जो ब्रश है उसके हैंडल और जो उसका ब्रिस्टल होता है, जो दांत साफ़ करने का आगे वाला भाग होता है, क्या वो एक ही पदार्थ होना चाहिए? तो हमारा उत्तर है नहीं, क्योंकि दांत साफ़ करने के लिए जो ब्रश का हैंडल है वो मजबूत होना चाहिए, लेकिन जो सूक है वो एक दांतों के और मसूड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है, इसलिए उसको नरम वस्तु जैसे नायलॉन के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा था ये बहुत ही मुलायम और चमकीला रेशा है, तो मुलायम होता है, तो दांतों को साफ कर देता है और मसूड़ों को कोई नुकसान भी नहीं होता। इसके विपरीत हैंडल को हमें सख्त होना चाहिए, क्योंकि हम जो दबाव बनाते हैं दबाव को ये सह सके। अगला बात करते हैं कि जहाँ तक संभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर क्या आपका विचार है बताइए। देखिए कहता है जहाँ तक संभव प्लास्टिक से बचिए, ये कथन सत्य है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो जो है अनविनीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, अपघटित होने में वर्षों लग जाते हैं, 500 वर्ष से भी अधिक समय लगता है। पर्यावरण हित ऐसी नहीं है, इसीलिए हमें इसके प्रयोग से बचना चाहिए। और इसको अगर जलाया जाता है तो बहुत सारी विषैली गैसें उत्सर्जित होती है जिससे पर्यावरण का नुकसान होता है, यानी ये हर तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अगर इसको यूं ही रखा जाए तो ये भूमि प्रदूषण करता है, इसको जलाया जाए तो वायु प्रदूषण करता है। तो इसलिए कहता है कि जहाँ तक संभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, ठीक है, या फिर अगर इसका उपयोग करना बहुत आवश्यक हो जाए तो बड़े विवेक से इसका इस्तेमाल कीजिए। अगला है, कॉलम दिए गए हैं प्रश्न 13 में ए और बी इनका मिलान करना है। पहला है इसमें कॉलम 1, 2, 3, 4 और कॉलम बी में दिया हुआ है ABCD। अगर हम इनको देखें, पॉलिस्टर काष्ठक लुगदी का उपयोग, पॉलिस्टर क्या है? देखिए अगर हम जिसमें आसानी से बल नहीं पड़ते, यानी पहले का उत्तर डी होगा, पॉलिस्टर के कपड़े बनाए जाते हैं जिनमें सलवटें नहीं पड़ती। टेफ्लॉन हमने बताया था कि जो न चिपकने वाले जो नॉन स्टिकी वेयर उनको बनाने में इसके ऊपर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, तो दूसरे का उत्तर है सी। रेयन यानी ये काष्ठक लुगदी से तैयार होता है, इसलिए तीसरे का उत्तर हो गया ए। और चौथा जो है हमारा नायलॉन, पैराशूट या मोजा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से हमारे सही उत्तर ये है। अगला है हमारा प्रश्न संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण के लिए। मैंने भी बताया था कि प्राकृतिक रेशे पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यदि इनका उपयोग बढ़ता है तो वनों का अत्यधिक दोहन होगा। तो इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो संश्लेषित रेशे जो हैं वो उनका जो औद्योगिक निर्माण है वास्तव में वनों का संरक्षण कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो ये कहता है कि हम एक विद्युत शेल के साथ एक बल्ब और एक थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़कर विद्युत का परिपथ बनाते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं वह पथ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। साधारणतः इसमें एक विद्युत स्रोत होगा और कोई विद्युत उपकरण होगा। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब नहीं जलता, क्योंकि हमने किसका इस्तेमाल किया? थर्मोप्लास्टिक। ये देखिए मैं इसको चित्र के द्वारा दिखा रहा हूँ कि ये एक साधारण सा इसने एक चित्र बनाया रखा है। ये हमारा क्या है?
सेल है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बल्ब है। और इसने जब इसको तारों को जोड़ दिया तो बीच में जो थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ इस पेचकस का अत्था है जो थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ है, इसको जब इसके साथ जोड़ा तो विद्युत परिपथ पूरा होने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा। क्योंकि थर्मोप्लास्टिक उस विद्युत का कुचालक है, अपने अंदर से उस विद्युत को गुजरने नहीं देता। अगर हम इस तरफ बात करते हैं, इसी पेचकस का अगर हम आगे वाला जो धातु से बना हुआ भाग है उसको स्पर्श कराते हैं तो विद्युत परिपथ इस प्रकार जोड़ने पर बल्ब जल जाता है। यह केवल तभी संभव हो सकता है जब इसमें से विद्युत धारा गुजरे, क्योंकि धातु में विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए ये बल्ब जलता है। तो ये क्रियाकलाप है, ये हमें दर्शाता है कि यदि हम परिपथ में से थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को हटा देते हैं और धातु की वस्तु लगा देते हैं तो बल्ब जलने लगता है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विद्युत जो है उसका जो थर्मोप्लास्टिक है कुचालक होता है और अपने अंदर से इसको विद्युत को प्रवाहित नहीं होता। इट इज़ ऑल फॉर द डे। अभी मैं यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है, ध्यान से इसको पढ़िएगा और बार बार